हेलो फ्रेंड्स, 19 मई 2025 की न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। यह आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 पर पब्लिश हुआ है। व्हाट इज़ ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। कई दिनों से प्रेसिडेंट इस बात पर चर्चा हो रही है कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। इसका डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। तो आज इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, उनको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप 16 मई का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसको देख सकते हैं और ज़्यादा आपको डीप में एनालिसिस मिल जाएगा। उसके अलावा जो बातें नई हैं इस आज के आर्टिकल में, उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कि पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता कब है, जब प्रेसिडेंट को किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर या किसी फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उनके पास ये पावर है कि संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से वो ओपिनियन मांग सकते हैं। अब प्रोविज़न क्या है आर्टिकल 143 में? हु कैन रेफर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ओपिनियन देना बाइंडिंग है? नहीं। मिनिमम बेंच की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 जजेस बेंच होनी चाहिए ओपिनियन देने के लिए, ऐसा आर्टिकल 145 में लिखा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट को आंसर देना जरूरी है? नहीं। ठीक है, इट मे डिक्लाइन टू आंसर। क्या सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन बाइंडिंग है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है, ये एडवाइजरी होता है। प्रीवियस जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेज हैं जो लिए गए हैं ये हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार ही हुआ है, ये प्रीवियसली काफ़ी बार हो चुका है। इस तरीके की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है, एडवाइजरी ऑप्शन जो है, कनाडा में अवेलेबल है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, लेकिन यूएसए और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है न्यू कैलेडोनिया से रिलेटेड। ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 पर पब्लिश हुआ है। कैन न्यू कैलेडोनिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। अब इस आर्टिकल में न्यू कैलेडोनिया के लोगों ने फ्रांस से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का मूवमेंट किया है, एक रेफरेंडम टाइप का वहाँ पे हुआ है। तो अब न्यू कैलेडोनिया जो है फ्रांस की एक ओवरसीज़ टेरिटरी है। तो इस आर्टिकल में काम का क्या है? इस आर्टिकल में काम का है कि कैलेडोनिया की ज्योग्राफिक लोकेशंस, जो कि ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी सेक्शन में मैपिंग के अंडर पूछा जा सकता है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है, लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पैसिफिक। ठीक है, नोमे अकॉर्ड इज रिलेटेड टू न्यू कैलेडोनिया एंड फ्रांस। यूपीएससी में कभी अगर पूछा जाए प्रीलिम्स में कि नोमे अकॉर्ड किससे रिलेटेड है, तो ये न्यू कैलेडोनिया और फ्रांस से रिलेटेड है। इसकी लोकेशन क्या है? यहाँ देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये न्यू कैलेडोनिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यू कैलेडोनिया है। ठीक है, अगला आर्टिकल रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन वर्क प्लेसेस। यह आर्टिकल आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर के पेज नंबर 11 में पब्लिश हुआ है। यह आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि वर्क प्लेस की जो हायरार्की है, जो ट्रेडिशनल हायरार्की कैसे होती थी कि एक तो लोअर लेवल के होते थे जो ब्लू कलर जॉब्स होती थी। ठीक है, एक मिडिल लेवल के होते थे जो सुपरवाइज़र और मैनेजर्स होते थे, एक हायर लेवल के होते थे जो एलीट जॉब्स हैं जैसे एमडी, सीईओ, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस तरीके के। तो ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि एआई के आने से किस तरीके से ये जो वर्क प्लेस की जो हायरार्की है वो चेंज हो सकती है, और एआई के आने से वर्क प्लेस पर किस तरीके का इम्पैक्ट होगा। अब इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाला ये है कि एआई के आने से, पहली बात तो ये आर्टिकल के मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये भी डिस्कस करेंगे कि एआई से किस तरीके से इंडिया में वर्क प्लेस को बेटर बनाया जा सकता है, और एआई का इम्पैक्ट हर एक सेक्टर में क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ब्रीफली चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल में बात करी गई है एक ओल्ड पिरामिड वर्सेस न्यू आवरग्लास मॉडल। अब देखिए, एआई के ऊपर एक मिशन एआई है इंडिया का, उसके ऊपर अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप 28 अप्रैल की वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ओल्ड पिरामिड और न्यू आवरग्लास मॉडल ये क्या कहता है कि ओल्ड पिरामिड तो देखिए वही पिरामिड टाइप की जो स्ट्रेटजी है कि नीचे जो ब्लू कलर जॉब्स हैं, लेबर वगैरह, वो सबसे ज़्यादा होते हैं नंबर में, फिर मैनेजर्स हो गए, ये कम होते हैं, और टॉप जो एलिट होते हैं, प्लानर्स होते हैं, जो प्लानिंग वगैरह का स्ट्रेटजी मेकिंग का काम करते हैं, ये सबसे कम होते हैं। तो एक पिरामिड शेप बनती है। तो पिरामिड मॉडल क्या है? ट्रेडिशनल हायरार्की मॉडल है। टॉप पे बॉस होते हैं, थिक लेयर ऑफ मिडिल मैनेजर्स एंड ब्रॉड बेस ऑफ वर्कर्स। आवर ग्लास मॉडल में क्या होता है? आवर ग्लास देखिए, आपने पुरानी मूवीज़ में इस तरीके की घड़ी देखी होगी। घड़ी जब डिजिटल क्लॉक्स या एनालॉग क्लॉक्स नहीं होती थी तो सैंड क्लॉक्स होती थी। तो पर्टिकुलर आवर के लिए, मतलब इस कंपार्टमेंट में जो सैंड भरी होती थी,
एक तरफ सेंड होती थी, एक तरफ खाली होता था, और यहाँ पे एक छोटा सा होल होता था, यहाँ से सेंड बारी बारी से ऐसे गिरती थी। तो इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता था कि ये सेंड इस टाइम ड्यूरेशन में पूरी की पूरी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर इसको पलट पलट के टाइम का ऐसे मेजरमेंट करते थे। यही है आवर ग्लास मॉडल, इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब आवर ग्लास मॉडल में क्या है कि एआई जो है वो मिडिल लेयर को ख़त्म कर देती है बाई ऑटोमेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजंस। टॉप टियर जो है, अब देखिए यहाँ पे बीच में पिरामिडल मॉडल में क्या था, पिरामिड मॉडल में क्या था कि बेस बीच का और सबसे टॉप पे सबसे कम, ठीक है। तो इसको ख़त्म कर दिया आवर ग्लास मॉडल में, एआई ने इसको ख़त्म कर दिया। अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमको कोऑर्डिनेशन करना है तो टॉप से स्ट्रेटजी प्लानिंग होगी और यहाँ से डायरेक्ट कमांड जाएगी लोएस्ट लेवल तक और यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी बाई ऑटोमेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजंस। टॉप टियर फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, बेस लेयर बिकम्स ए मिक्स ऑफ ह्यूमन वर्कर्स एंड एआई टूल्स कोलैबोरेटिंग इन रियल टाइम। मतलब बेस लेयर पर जो है वो ह्यूमंस भी होंगे और मशीन्स भी होंगी जो साथ में कोलैबोरेट कर रही होंगी रियल टाइम में। पोटेंशियल क्या हो सकता है इसका कि इंडियन वर्क प्लेसेस में एक तो प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, कैसे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ओबियसली आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाओगे, रिसोर्स का अच्छा यूज़ कर पाओगे, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जॉब्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि जॉब जो है, इन जॉब का जो फोकस ट्रांसफ़र होता है किसकी तरफ पूरा, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल रोल्स। इसकी वजह से न्यू टेक जॉब्स भी क्रिएट होंगी। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी, पर्सनलाइज्ड वर्क एंड ट्रेनिंग होगी, इंक्लूजन में सपोर्ट होगा, क्योंकि आप मल्टीपल लेवल से एक साथ इनपुट ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। कॉस्ट कम हो जाएगी, न्यू रोल्स भी जनरेट होंगे लाइक एआई प्रोफेशनल्स, डेटा एथिसिस्ट्स, डेटा साइंटिस्ट्स। ग्लोबल कंपैरिजन क्या कहता है कि इंडिया का जो आईएमएफ की जो एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है इसमें रैंक है 72। इंडिया सिंगापुर और यूएस से पीछे है। क्या हमें करना चाहिए, रीस्किलिंग प्रोग्राम करना चाहिए लाइक डिजिटल लिटरेसी, एआई बेसिक्स में रीस्किल करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हाइब्रिड मॉडल अडोप्ट करना चाहिए कि जहाँ पे कुछ ह्यूमन वर्कर्स भी हों और साथ में हम एआई टूल्स का भी यूज़ करें। एथिकल एआई फ्रेमवर्क हमें यूज़ करना चाहिए। फॉर दिस वी शुड फॉलो OECD एआई प्रिंसिपल्स विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। इम्प्लीमेंट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इफेक्टिवली, ठीक है। अगर देखिए ऑटोमेशन और एआई हो रहा है तो बहुत सारा डेटा का प्रोसेसिंग भी होगा और पर्सनल डेटा भी वो हो सकता है, तो इसलिए हमें डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ग्लोबली कोलैबोरेट करो अलग अलग स्टार्टअप्स और टेक जाइंट्स के साथ में, और एडेप्टेशन को कंटिन्यू रखो। अब देखिए इससे इंस्पायर्ड एक मॉडल क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, डिस्कस हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग वर्कप्लेस स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, हाउ कैन इंडिया बैलेंस एआई ड्रिवन एफिशिएंसी विद एम्प्लॉयमेंट एंड एथिकल कंसर्न्स, ठीक है। इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब एआई का इंडिया के डेवलपमेंट में रोल क्या हो सकता है। सबसे पहला तो इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, इनोवेशन बढ़ेगा और स्टार्टअप्स उससे नए नए क्रिएट होंगे। दूसरा हेल्थ केयर में देख लेते हैं कि डायग्नोसिस इंप्रूवमेंट, ट्रीटमेंट में इंप्रूव हो सकता है, रूरल हेल्थ केयर थ्रू टेलीमेडिसिन एंड एआई टूल्स। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स को हम इजीली कंपाइल कर सकते हैं, उसकी वजह से हम मेडिसिन रिसर्च कर सकते हैं, या हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके बेसिस पर हम डेटा कलेक्ट करके मेडिसिन रिसर्च कर सकते हैं। फिर है एग्रीकल्चर, इसकी वजह से हम प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं। अब जैसे प्रिसीजन फार्मिंग आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, प्रिसीजन फार्मिंग में सिर्फ वही इनपुट दिया जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये खेत है, यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हैं। अब एक तो तरीका ये है कि आपको जैसे मान लीजिए फर्टिलाइज़र्स देने हैं, तो फर्टिलाइज़र एक तो तरीका ये है कि आप पूरे खेत के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो हर जगह तो प्लांट नहीं है, जहाँ सॉइल है वहाँ प्लांट की रूट नहीं है, तो वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र आपने स्प्रे किया है, जो वहाँ पर बिखेरा है, वो वेस्ट हो जाएगा। प्रिसीजन इंजन फार्मिंग में क्या करते हैं कि आप जो प्लांट की रूट है ना, वहीं जाके डायरेक्ट आप डिलीवरी करते हैं। दूसरा और क्या चीज़ें होती हैं, आप इंफॉर्मेशन बेस्ड प्लानिंग करते हैं। जैसे वेदर किस तरीके का है, किस वेदर में हमें कितनी पानी से सिंचाई करनी चाहिए, या क्लाइमेट जो है किस तरीके का है तो हमें कब बुवाई करनी चाहिए, कब कटाई करनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आप प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, एजुकेशन में हम हेल्प ले सकते हैं, जैसे इट विल सपोर्ट पर्सनलाइज्ड एंड रिमोट लर्निंग। गवर्नेंस में हेल्प मिलेगी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, पॉलिसी मेकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए डीबीटी है, ठीक है, आधार है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में इससे हेल्प मिल सकती है। स्मार्ट सिटीज़ में हेल्प मिलेगी टू एड ट्रैफिक कंट्रोल, एनर्जी एफिशिएंसी एंड अर्बन प्लानिंग। सिक्योरिटी और डिफेंस में तो आपको पता ही है, अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि हमारा जो इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम
है आकाश तीर, ठीक है, आकाश तीर। इट इज़ ऑटोनमस सिस्टम, इट इज़ पावर्ड बाई AI विच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स थ्रेट्स एंड ऑपरेट्स इट ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर सर्वेलेंस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड। ये आर्टिकल तो काफ़ी लंबा है लेकिन पेज नंबर 12 पर पब्लिश हुआ है। ये आर्टिकल तो देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जैकपॉट्स और टिकिंग टाइम बॉम्ब्स। ये आर्टिकल तो काफ़ी लंबा है लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें जानने का ये है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या हैं। अब देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक टाइप का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, ओके, सच एज स्टॉक्स, इंडाइसेस एंड कमोडिटीज। आई होप यू नो द डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? गोल्ड फ्यूचर्स बेस्ड ऑन गोल्ड प्राइस, निफ्टी फ्यूचर्स बेस्ड ऑन निफ्टी 50 इंडेक्स। डेरिवेटिव के टाइप क्या हो सकते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, ये दो डेरिवेटिव के टाइप्स हैं। अब देखिए, फ्यूचर्स में क्या होता है कि इसमें बायर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है और सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है टू ट्रांजैक्ट द अंडरलाइंग एसेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड फ्यूचर डेट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है फ्यूचर्स। मान लीजिए ये दो पर्सन हैं, इन्होंने किसी स्टॉक प्राइस पर डील किया कि भाई फलानी फलानी कंपनी का स्टॉक, इसने इससे बोला कि इस, मान लीजिए HDFC कंपनी है, HDFC का स्टॉक बोला इसने कि मैं ये स्टॉक इन फ्यूचर पर 2000 रुपये में ख़रीदने को तैयार हूँ। ये बंदा बोला कि मैं फ्यूचर पर इस डेट को, इस स्टॉक को 2000 रुपये में बेच दूंगा। अब फ्यूचर में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस डिपेंड, ये मैटर नहीं करता कि इसका कितना प्राइस होगा, हो सकता है 2200 हो जाए, हो सकता है 1800 हो जाए, ठीक है। तो इसको बेचना पड़ेगा और इसको खरीदना पड़ेगा। तो इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाता है बायर एंड सेलर के ऊपर, ठीक है। अब इसका रिस्क क्या? हाई रिस्क है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। ऑप्शंस में क्या है कि इट इज़ ए राइट, इट प्रोवाइड्स ए राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। फ्यूचर्स में क्या है? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। फ्यूचर्स में है ऑब्लिगेशन और ऑप्शंस में है राइट, ठीक है। टू बाय और सेल द एसेट एट ए सेट प्राइस बिफोर एक्सपायरी, बायर्स मैक्सिमम लॉस प्रीमियम पेड। अब ऑप्शंस कैसे काम करता है कि मान लीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी है। अब इसने इसके साथ ऑप्शन एग्रीमेंट किया कि बोला कि मुझे ए कंपनी का शेयर 20 दिन बाद इस रेट पर आप मुझे दे देना, ठीक है। तो ऑप्शंस, अगर इसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है बी के साथ में, तो इसका ये राइट बन जाता है कि ये इस कंपनी के शेयर को इतने प्राइस पर इससे खरीद लें, ठीक है। अब आप कहोगे कि फ्यूचर्स में भी तो यही था कि फ्यूचर डेट पर ये कुछ खरीद फरोख्त कर रहे थे, खरीद बेच रहे थे, और ऑप्शंस में भी सिमिलर ही है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है देखिए एग्जीक्यूशन में, फ़र्क है ए के राइट में, ठीक है। बी फ्यूचर में ये नहीं कह सकता, बी तो सेलर है, ये बायर है, ठीक है। बी फ्यूचर में ये नहीं कह सकता कि ए ने ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर 20 रुपये में नहीं खरीदे, उसको ये लीगली क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन ए लीगली क्लेम कर सकता है कि बी ने पर्टिकुलर कंपनी के शेयर मुझे फ्यूचर डेट पर 20 रुपये में नहीं बेचे। तो ये ऑप्शंस जो है राइट टू बाई है, ठीक है, ये एक राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था 18 मई के न्यूज़पेपर में। मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन है, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, ऑल्सो नोन एज ज्ञान भारतम मिशन। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि इंडिया की जो वेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको डिजिटाइज करना और डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इंडिया में, तो इतना ही है। नेक्स्ट आर्टिकल है पोर्ट से रिलेटेड। यह आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, पेज नंबर 13 पर। इंडिया हैज़ एम्बिशंस एक्सपेंशन प्लान इन द पोर्ट सेक्टर ग्लोबली। अब देखिए, ऐसे तो उस आर्टिकल में काफ़ी पोर्ट से रिलेटेड बातें की गई हैं, लेकिन एक लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव से हम इस आर्टिकल को एनालाइज करते हैं कि पोर्ट्स का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहले तो एक मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज़ पोर्ट लेड डिप्लोमेसी हैज़ द पोटेंशियल टू रीशेप रीजनल एंड ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज़ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स अब्रॉड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट्स। टाइटल है आर्टिकल का इंडियाज़ ग्लोबल पोर्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। देखिए, इंडिया की मैरीटाइम डिप्लोमेसी जो है वो किस मिशन से ड्रिवन है? भाई, एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है। ये पॉलिसीज इंडिया बेसिकली फॉलो करता है। इंडिया कई सारे विदेशों में, मतलब अब्रोड में पोर्ट्स भी डेवलप कर रहा है, जैसे ईरान में चाबहार, सितवे म्यांमार में और दार इस सलाम तंजानिया में। इसका पर्पज़ क्या है? टू सिक्योर ट्रेड रूट्स, बूस्ट कनेक्टिविटी एंड काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन। इंडिया के ओवरसीज पोर्ट इनिशिएटिव्स क्या हैं, ये आप देख लीजिएगा। कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होते हैं, पोर्ट से क्या हासिल होता है? सबसे पहला तो है ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा है ब्लू इकोनॉमी का एक्सपेंशन होता है कि
कि इंडिया का जो एम्बिशन है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, शिप बिल्डिंग को डेवलप करना और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में काफ़ी हद तक अपना स्टेक बढ़ाना, तो उसमें इससे हेल्प मिलती है। मार्केट एक्सेस एंड एनर्जी सिक्योरिटी। अब देखिए, ईरान से हम ऑयल पहले परचेज करते थे लेकिन अब नहीं कर पाते हैं क्योंकि यूएस सैंक्शन के चलते। बाकी जो हम अफ्रीकन कंट्रीज़ और सऊदी जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, अरेबियन पेनिनसुला है, वहाँ से हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। अब उसको किसके थ्रू लाया जाता है? ओबियसली शिप्स के थ्रू, कंटेनर्स के थ्रू। तो अगर हम पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी अपनी बढ़ाते हैं जगह जगह पर, तो हमको सप्लाई लाइंस में होने वाले डिसरप्शन से हम बच सकते हैं। तो पोर्ट्स इन ईरान एंड अफ्रीका ओपन गेटवेज टू हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज एंड क्रिटिकल मिनरल्स। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन कंपनीज, फर्म्स लाइक अडानी पोर्ट्स एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आर गेनिंग ट्रैक्शन अब्रॉड, बूस्टिंग इंडियाज़ कॉर्पोरेट मैरीटाइम प्रोफाइल। अब देखिए, एग्जाम में ये यूज़ मत कीजिएगा कंपनी का नाम, मैंने तो ऐसे लिख दिया था यहाँ पर, लेकिन हाँ, प्राइवेट ये ज़रूर पॉइंट लिख सकते हैं कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को आपको इंगेज करना चाहिए। चैलेंजेस क्या हैं कि एक तो जियो पॉलिटिकल वोलेटिलिटी बहुत है। अब जैसे देखिए, चाबार जो पोर्ट है, ठीक है, ईरान में जो चाबार पोर्ट है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है ड्यू टू यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान, ठीक है, और रीजनल टेंशन भी वहाँ पे बहुत है शिया सुन्नी को लेकर। म्यांमार का इंटरनल स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वहाँ पे आपको पता है जनता का राज है, आर्मी ने वहाँ पे कूप कर दिया था, वही राज करती है। तो म्यांमार में कौन सा पोर्ट है? सितवे पोर्ट। फिर लैक ऑफ स्केल एंड फाइनेंसिंग। चाइना के तो देखिए पॉकेट्स बहुत डीप हैं, लेकिन इंडिया के पास फाइनेंसिस की कमी है, हमें ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स पर डिपेंड होना पड़ता है। डिले होता है एग्जीक्यूशन में, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, प्रोजेक्ट डिलेज है। चाबार टुक ईयर्स टू बिकम पार्शली ऑपरेशनल, इट इरोड्स इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लिमिटेड शिपिंग कैपेसिटी। क्या आगे वे फॉरवर्ड होना चाहिए? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए हमें इंडियन पोर्ट गवर्नेंस लिमिटेड का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन हमें कंट्रीज़ के साथ में बढ़ाना चाहिए। अगला आर्टिकल है फायर डिजास्टर से रिलेटेड। कई दिनों से फायर के इंसिडेंट कई सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब एक मेजर इंसिडेंट हुआ है हैदराबाद में, जिसमें एक ही फैमिली के 17 लोग जल के मर गए। अब ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि क्या फायर एक नोटिफाइड डिजास्टर है? अगर है तो इसको मिटिगेट करने का क्या तरीका है, क्या कोई पॉलिसी है? ठीक है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में देखा होगा, दिल्ली में कई जगह कोचिंग सेंटर्स में आग लगी, गुजरात में एक जगह आग लगी, महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री में आग लगी। तो आग के जो इंसिडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। चलिए इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। अब फायर पहली बात तो एक नोटिफाइड डिजास्टर है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एस्टैब्लिशेस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इट रिकॉग्नाइजेस फायर एज ए नोटिफाइड डिजास्टर, एनेबलिंग द यूज ऑफ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड एंड नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, ठीक है। कोई भी अगर डिजास्टर नोटिफाइड होती है, अगर नोटिफाइड डिजास्टर कोई है, तो उसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से फंड का यूज किया जा सकता है। और क्या प्रोविजंस हैं? फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज, ये मैंडेट करते हैं फायर सेफ्टी मेजर्स को इन बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। और क्या प्रोविजंस हैं? ये 2 एडिशनल प्रोविजंस और हैं। इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या है? एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टॉप पर है, ठीक है, इसका काम क्या है? गाइडलाइंस इशू करना ऑन फायर प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। अदर मिनिस्ट्रीज़ को भी कोऑर्डिनेट करती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इट एक्ट एज द नोडल एजेंसी फॉर फायर सर्विसेज। स्टेट फायर सर्विसेज भी हैं और लोकल फायर डिपार्टमेंट्स भी काम करते हैं फायर डिजास्टर के केस में। अब कंपोनेंट्स क्या हैं फायर डिजास्टर मैनेजमेंट के? प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस सबसे पहले तो होना ज़रूरी है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि फायर ऑडिट्स होने चाहिए जगह जगह, इंस्टॉलेशन ऑफ फायर अलार्म्स मैंडेटरी होना चाहिए, हाइड्रेंट्स का इंस्टॉलेशन मैंडेटरी होना चाहिए और एक्सटिंग्विशर्स का इंस्टॉलेशन मैंडेटरी होना चाहिए। मैंडेटरी फायर सेफ्टी ड्रिल्स होनी चाहिए इन हाई राइज बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स एंड मॉल्स। फायर एवैक्यूएशन प्लान्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रमोटिंग फायर इंश्योरेंस, ठीक है, हर जगह का फायर इंश्योरेंस कराना चाहिए। मिटिगेशन में क्या स्टेप्स हो सकते हैं? एक तो नेशनल बिल्डिंग कोड को इन्फोर्स करना चाहिए स्ट्रांगली। फायर जोन्स बनाने चाहिए सिटीज़ में कि कहाँ फायर लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको कैटेगराइज करना चाहिए। रेट्रोफिटिंग ओल्ड बिल्डिंग्स विद फायर कंप्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक फायर हाइड्रेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर अलार्म्स एंड एवैक्यूएशन पाथ। अर्बन प्लानिंग टू इंश्योर फायर स्टेशन कवरेज विद इन 3 to 5 रेडियस। अब देखिए, फायर में लोग जो मरते हैं ना, जो कैजुअलिटी होती हैं, वो सिर्फ आग से जलने की वजह से नहीं होती हैं। मेन कैजुअलिटी होती हैं उसकी वजह से कि उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। या तो एंट्रेंस बहुत नैरो होगा या एग्जिट बहुत नैरो होगा या होता ही नहीं है।
तो प्रॉपर एंट्रेंस और एग्जिट न होने की वजह से, प्रॉपर वेंटिलेशन न होने की वजह से ज़्यादा डेथ्स होती हैं। ठीक है। रेस्पॉन्स, अगला स्टेज है रेस्पॉन्स का। फायर ब्रिगेड्स रेस्पॉन्ड यूजिंग 911-101 हेल्पलाइन, यूज ऑफ फायर टेंडर्स, वाटर ब्राउजर्स, ड्रोन्स एंड इमरजेंसी लैडर्स। फिर अगला स्टेप आना चाहिए हमारा रिकवरी का, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डिजास्टर डैमेज असेसमेंट, मेडिकल केयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड। अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनएडिक्वेट है, शॉर्टेज ऑफ फायर स्टेशंस, इक्विपमेंट्स एंड ट्रेन पर्सनल। फिर है अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा कंजेस्शन है, आप देखते हैं कि बहुत ही क्लोजली लोकेटेड बिल्डिंग्स हैं। फिर है मेजर नॉन कंप्लाइंस है टू फायर स्टैंडर्ड्स, अवेयरनेस गैप्स है लोगों में, लैक ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑन फायर सेफ्टी। अब रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, स्मार्ट सिटी मिशन है एक, तो एनडीएमए की गाइडलाइंस इशू होती हैं टाइम टाइम पर, प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और बेटर इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है। फर्स्ट फायर सेफ्टी वीक हम ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल 14 से 20 तक एनुअली। ठीक है। अब देखिए अगला आर्टिकल है मॉनसून्स ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल। यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था 17 मई को द हिंदू में। ठीक है। इस आर्टिकल में बेसिकली बात क्या कही जाती है, बात यह है कि इंडिया का जो मॉनसून है ना वो किस टाइम पे आता है, जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, इस टाइम पे रहता है। इंडिया का जो मॉनसून जो विंड है वो किस डायरेक्शन से आती है, ठीक है, सॉरी मैप थोड़ा गड़बड़ कर दिया। इंडिया की जो मॉनसून की जो सही से बना ही देते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन से देखिए आती है साउथ वेस्ट मानसून। अब ये साउथ वेस्ट मानसून है वो इस तरीके से ट्रैवल करता है, एक ब्रांच इधर टूट जाती है, इधर टूट जाती है, फिर कुछ इधर चली जाती हैं। अब हमें पता रहता है कि इस जो साउथ वेस्ट विंड्स आएंगी, जो मानसून विंड्स आएंगी, उनका टाइम भी हमें पता है कि इस टाइम से इतने टाइम तक ये आ सकती हैं। उनकी हमें वेलोसिटी और इंटेंसिटी भी पता होती है कि किस इंटेंसिटी से विंड आएंगी। तो एक तरीके से हमें एक सेट डिफाइंड विंडो मिल जाती है विंड पावर जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर विंड पावर जनरेशन का अगर हम इंस्टॉलेशन कर दें तो इस मानसून विंड्स का हम यूज कर सकते हैं विंड पावर को हार्नेस करने में। ठीक है, तो इससे इस रीजन में एक तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, दूसरी बात जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को गर्मियों में पूरा किया जा सकता है, जो कि गर्मियों में नॉर्मली जब मानसून का टाइम होता है तो खूब गर्मी भी होती है, देखिए उमस होती है काफ़ी, तो एसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो उस एडिशनल जो डिमांड होती है उसको हम इससे कवर अप कर सकते हैं। तो बेसिकली यही बात डिस्कस करी गई है इस आर्टिकल में। तो टाइमिंग एंड विंड्स, हमें टाइमिंग जो विंड्स की हमें पता है 1 जून को लगभग स्टार्ट हो जाती हैं। ब्रिंग स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड्स आइडियल फॉर विंड एनर्जी एडेड बाई सोमाली जेट स्ट्रीम। एनर्जी कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी स्टिल 75% ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी स्टिल कम्स फ्रॉम कोल। टारगेट क्या है हमारा कि हमें विंड पावर कैपेसिटी 45 गीगावाट से बढ़ा के 121 गीगावाट तक करनी है 2032 तक। चैलेंजेस क्या हैं कि विंड एनर्जी इज़ वेरिएबल एंड हार्ड टू प्रिडिक्ट। अब लेकिन यहाँ पर तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सीजनल इम्पैक्ट है इसका, मानसून जून से सितंबर के बीच में आता है, पीक विंड सीजन। इट कैन हेल्प मीट पावर डिमांड फॉर एग्रीकल्चर, खरीफ क्रॉप्स एंड कूलिंग नीड्स। टेक्निकल एडवांसेस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे एक तो हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए लाइक विंड एटलस एंड प्लानिंग, और एआई टूल्स का यूज़ करना चाहिए टू इम्प्रूव विंड फोरकास्टिंग। तो दैट इज़ ऑल। इसमें ये 17, 18 और 19 मई के जो द हिंदू न्यूज़पेपर हैं उसमें रिलेवेंट आर्टिकल्स को हमने कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।